रिकॉर्डिंग कर लेते हैं साथ। रिकॉर्डिंग यदि आप लोगों का रिकॉर्डिंग वाला भी वैसे अजीब काम है, मेरा नहीं ख्याल आप लोग रिकॉर्डिंग से पढ़ते होंगे, लेकिन हम हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग हम लोग। ठीक, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना जो हमने मैम आज आपको हम पे यकीन नहीं है? मुझे आप लोगों पे इतना यकीन है कि जो जितनी 2 नंबर ही कर सकते हैं ना आप लोग, मुझे वो वाला यकीन है। नहीं मैम, वो आपकी जो दूसरी क्लास है ना वो आपसे करती है, वो लोग अच्छे नहीं है, हम अच्छे हैं। कौन अच्छे नहीं है? वो अमाद बता रहा था कोई लड़का आपकी क्लास में आ गया था आज या कल मेरे ख्याल से। हाँ, खबर मिल गई। खबर मिल गई, मैं पहले सोची थी बहुत बीबीसी है तुम लोगों की। जी मैम, वो अमाद होता है आपकी क्लास में, उसने बताया था। पता है मुझे। हाँ, मुझे वही ना, वही वाला यकीन है। मैं भी यही कह रही हूँ कि मुझे पूरा यकीन है मैम आपकी 2 ऐसे नंबरियों पे अच्छी हर बात तरह की। अच्छी बात नहीं मैम, ऐसे ये बहुत गलत बात है। जो जिसने बुलाया था वो आने वाला तो आ गया, जिसने बुलाया था उसको तो पता नहीं कितना मजा आया होगा, हालांकि कुछ भी नहीं हुआ था। या तो कोई कुछ करते तो भी मजा आता, वो चुप करके चला भी गया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मुझे सिर्फ ये प्रॉब्लम हुई कि मैं आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, बस मेरे पास एक ये ही सोल्यूशन निकला इस चीज का। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट अपना। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना। हम लोगों ने सिस्टम इससे पहले पढ़ा, थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम हम क्लियर कर चुके हैं। आज हम नया सिस्टम स्टार्ट करेंगे। दिस इज अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ ट्रेनिंग। कौन सी ट्रेनिंग? एंड्योरेंस ट्रेनिंग। अब आप लोगों में से मुझे आंसर दें स्टूडेंट्स के एंड्योरेंस ट्रेनिंग में और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है? मैम एंड्योरेंस में ये होता है कि हम लोग टाइम लेफ्ट इंक्रीज करते हैं कि कौन सा मसल कितना देर तक वर्क कर सकता है। ठीक है, और स्ट्रेंथ में? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में होता है कि कितनी कैपेसिटी का वर्क कर सकता है, कितना कितना लोड पे कर सकता है, कितनी हैवी एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक हो गया। मुझे ये बताओ, पावर किस में रिक्वायर्ड होती है ज्यादा? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में ज्यादा मैम पावर पावर रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ होती ट्रेनिंग है? में रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, और एंड्योरेंस में ऑक्सीजन की कैपेसिटी ज्यादा रिक्वायर्ड जी होती मैम, है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, राइट? एग्जैक्ट जी तो मैम। हम यहाँ पे किस ट्रेनिंग की बात करेंगे? एंड्योरेंस ट्रेनिंग की बात करेंगे। ठीक है, हम जब ट्रेनिंग का वर्ड यूज करेंगे तो हम एंड्योरेंस ट्रेनिंग की बात करेंगे, और जहाँ पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का जिक्र आएगा उसके अंदर साथ जरूर मेंशन होगा कि अब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करें। अगर सिंपल ट्रेनिंग लिखा हुआ है तो इसका मतलब हम एंड्योरेंस ट्रेनिंग की बात। हम बात क्या करेंगे कि इस ट्रेनिंग की वजह से VO2 मैक्सिमम पे क्या फर्क आता है, आपकी एक्सरसाइज परफॉर्मेंस पे क्या डिफरेंस आता है, क्या आपकी बॉडी का हीमोस्टेसिस डिस्टर्ब होता है या नहीं होता, और उसके अलावा इंड्योरेंस ट्रेनिंग हो या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, क्या इसकी वजह से आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है या नहीं होती। इस सिस्टम में हम सारी इन चीजों को डिस्कस करेंगे। उसके लिए पहले एक डायग्राम है हमारे पास, हम इसको पहले देख लेते हैं। एक्सरसाइज इज अ चैलेंज टू हीमोस्टेसिस। अब पहले आप लोग मुझे ये बताएं, व्हाट इज अ हीमोस्टेसिस? मैं बताऊं? क्या चीज? नहीं, ठहर जाओ, मुझे किसी और का आंसर आने दो। कौन बोल रहा है? दोबारा बोलो, थोड़ा क्लियर बोलो। चलो, अगर ऐसे नहीं बोलना है तो चैट में लिख दो। होमोस्टेसिस क्या होता है? हमने पढ़ा है ना? मैम वालेकुम अस्सलाम। मैम नॉर्मल बॉडी रेगुलेशन होता है इंटरनल एनवायरनमेंट की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के रिलेशन में। ठीक हो गया। तो अब ये एक्सरसाइज क्या आपके हीमोस्टेसिस को डिस्टर्ब करता है? यस मैम करता है। ठीक है, कैसे करता है? कोई एग्जांपल दो मुझे। एक्सरसाइज की वजह से कौन सा मैम सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है? मैम टेम्परेचर का हो सकता है और मेटाबॉलिज्म का हो सकता है कि ठीक हो आप गया, हमारा इंटरनल टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं एक्सरसाइज की वजह से, या ठीक हो हमारा गया। वो जैसे आप कल इवेपोरेशन बढ़ा रही थी वो लास्ट टाइम, तो उसकी वजह से हमारा वो वाटर लॉस हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। इस आप मुझे बताओ, रेस्पिरेटरी जी रेट पे कोई फर्क पड़ता होगा एक्सरसाइज की वजह से? यस यस मैम वो इंक्रीज कर जाता है। इंक्रीज कर जाता है। और हार्ट रेट? जी वो भी इंक्रीज कर ठीक, जाता है। वो भी वो भी इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, अब हम बात करें कि ये जो एक्सरसाइज है ये आपके हीमोस्टेसिस को डिस्टर्ब करता है या चैलेंज करता है। कैसे? टेम्परेचर चेंज कर सकता है, आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को चेंज कर सकता है, आपके ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को चेंज कर सकता है। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो उसकी वजह से आपका ब्लड का पीएच ड्रॉप करता है, एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट होती है। उसके अलावा क्या है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ग्लूकोज यूज होना शुरू हो जाता है, ग्लूकोज की अपटेक बढ़ जाती है।
ब्लड के अंदर जितना ग्लूकोज ऑलरेडी प्रेजेंट होता है वो आपके सेल्स यूटिलाइज कर लेते हैं। लास्ट क्या चीज है, आपका वेसोडाइलेशन होती है, और वेसोडाइलेशन की वजह से जो आपका मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर है ये भी डिस्टर्ब होता है। ओवरऑल हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक्सरसाइज की वजह से आपकी बॉडी के अंदर हीमोस्टेसिस डिस्टर्ब होता है। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं अपनी एंड्योरेंस ट्रेनिंग को जो हमने पढ़ना है आज। इस ट्रेनिंग के, एंड्योरेंस ट्रेनिंग के 3 प्रिंसिपल्स हैं हमारे पास। प्रिंसिपल का मतलब होता है कुछ असूल हैं, उन असूलों पे अगर हम काम करेंगे या अपने जहन में रखेंगे तो हमारी एंड्योरेंस ट्रेनिंग की वजह से जो रिजल्ट्स हैं या जो डिजायरेबल इफेक्ट्स हैं वो ज्यादा बेहतर और जल्दी आ सकते हैं। प्रिंसिपल क्या है, पहले जो कितने प्रिंसिपल्स हैं, 3 प्रिंसिपल्स हैं। एक प्रिंसिपल है हमारे पास ओवरलोड, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड। दूसरा प्रिंसिपल है हमारे पास स्पेसिफिसिटी, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी। तीसरा प्रिंसिपल है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अब एक एक करके चेक करते हैं कि ये क्या है। ये प्रिंसिपल्स पहले भी पढ़े हुए हैं, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाए थे, मेरा नहीं ख्याल आप लोगों में से कोई फर्स्ट लेक्चर में था या नहीं थे, लेकिन अब दोबारा रिपीट कर देती हूँ मैं। प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड क्या कहता है, इसको रीड करते हैं पहले। ट्रेनिंग इफेक्ट occurs when a system is exercised at a level beyond which it is normally accustomed। मतलब कि अगर आपने किसी इंडिविजुअल के अंदर, किसी एथलीट के अंदर या किसी भी नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर कोई भी इफेक्ट चाहिए आपको, लेट्स से आप चाहते हैं उसका हार्ट रेट नॉर्मल हो जाए या आप चाहते हैं कि उसका रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल हो जाए जो कि पहले नहीं है, तो उसको नॉर्मल करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए, इन अदर वर्ड्स हम कहें कि किसी की एरोबिक कैपेसिटी आपने इम्प्रूव करनी है, तो वो ट्रेनिंग का जो इफेक्ट है, आप उसके लिए ट्रेनिंग करवा रहे हो उसको, उसका इफेक्ट तब तक नहीं आएगा जब तक आप उसके सिस्टम को ओवरलोड नहीं करते। ओवरलोड का क्या मतलब है कि उसका सिस्टम ऑलरेडी जिस चीज को अडेप्टेड है, जब तक आप उससे ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाएंगे तब तक आपके पास आपका डिजायरेबल इफेक्ट नहीं आएगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड। फॉर एग्जांपल है यहाँ पे दी हुई एक इंडिविजुअल की कि वो पहले एक बकरी लेके जाता है, उसको आदत है एक बकरी लेके एक घर का चक्कर लगाता है, ठीक है, ये उसका नॉर्मल बॉडी सिस्टम था या उसकी नॉर्मल बॉडी कैपेसिटी थी। आप चाहते हैं कि अब वो ये जो बुल है ये उठा के फिरे, तो आप डायरेक्ट उसको बुल की तरफ नहीं लेके जा सकते ना, आपको यहाँ से इधर जंप लगाने के लिए स्टेप बाय स्टेप उसकी कैपेसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। कैसे, आप पहले वो बकरी के लिए यूजफुल होगा, फिर उसके बाद वो कोई और एनिमल यूज करेगा, जब वो इसके लिए अडेप्ट कर जाएगी उसकी बॉडी, फिर आप उसको बुल की तरफ लेकर आएंगे और अब वो बुल उठा के लेके जा सकता है। मतलब कि अब आपने उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर दिया, लेकिन इंक्रीज कैसे किया, प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड की बेस पे। प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड क्या कहता है कि जब तक आप एक इंडिविजुअल की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से ज्यादा उससे काम नहीं कराएंगे तब तक आपके पास आपका डिजायरेबल इफेक्ट नहीं आएगा। जब तक आप उसको ओवरलोड नहीं करेंगे तब तक आपके पास इफेक्ट नहीं आएगा। ओवरलोड कैसे हो सकता है, 3 चीजों पे, या आप उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, या आप उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दें, या फिर आप उसका ड्यूरेशन चेंज कर दें। मुझे बताएं फ्रीक्वेंसी क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी? repetitions। रेपिटेशंस। अगर हमने किसी इंडिविजुअल की ट्रेनिंग में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी है तो आप कैसे ट्रेनिंग की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर सकते हैं? मैम जिस तरह अगर फर्स्टली वो कर रहा था 10 reps कर रहा था, हम उसको 15 कर देंगे या 16 कर देंगे by the period of time। हाँ, उसकी जो एक्सरसाइज की रेपिटेशंस हैं वो बढ़ा देंगे। फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ रेपिटेशंस होती हैं। पहले अगर वो 5 रेपिटेशंस कर रहा था एक एक्सरसाइज की, तो अब आपने ज्यादा इफेक्ट लेना है, वो 5 रेपिटेशंस को यूज टू है, तो अब आप उसकी रेपिटेशंस 10 कर देंगे, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। दूसरी चीज क्या है, आप उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर दें। इंटेंसिटी कैसे इंक्रीज कर दी, अगर वो पहले 5 kg का वेट उठा रहा था, अब आप उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज करके उसको 7 kg का वेट दे दें या 10 kg का वेट दे दें, मतलब कि उसके सिस्टम को एक दफा ओवरलोड करें ताकि वो उस नए चीज को अडेप्ट करने के चक्करों में उसके अंदर एरोबिक कैपेसिटी उसकी इंक्रीज हो, या जो भी आप ट्रेनिंग इफेक्ट लेना चाह रहे हैं वो आए। ड्यूरेशन कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर वो एक एक्सरसाइज पहले कर रहा था 5 मिनट में, उसकी बॉडी अडेप्ट करके वो 5 मिनट की एक्सरसाइज बड़ी इजीली कर सकता है। अब आपने दोबारा से उसके सिस्टम को ओवरलोड करना है। ओवरलोड कैसे करेंगे, अब आप उसे कहेंगे कि यही सेम एक्सरसाइज या सेम नंबर ऑफ रेपिटेशंस उसने 3 मिनट में करनी है। आपने ड्यूरेशन को क्या किया, ड्यूरेशन कम कर दिया। कम ड्यूरेशन की वजह से क्या हुआ, उसका सिस्टम एकदम से ओवरलोड हुआ, ज्यादा काम करना पड़ा उसको 3 मिनट के अंदर उस सारे एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए, तो आपने उसके सिस्टम को क्या किया, ओवरलोड कर दिया। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड क्या कहता है कि जब तक आप किसी इंडिविजुअल के
ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से ज्यादा काम नहीं करवाएंगे तब तक आपके पास अपने डिजायरेबल इफेक्ट्स नहीं आएंगे। ये है प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड। ये क्लियर है? अगले प्रिंसिपल पे चलें। अगर नहीं क्लियर तो मैं दोबारा बताती हूँ। मैम मैम जिस तरह आपने बताया इंटेंसिटी का, तो इस तरह तो इंड्योरेंस ट्रेनिंग में इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी जिससे हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो। हाँ नहीं देख, मैंने एग्जांपल दी थी सिर्फ आपको एक इंटेंसिटी इंक्रीज करने का तरीके की। आप इंटेंसिटी ड्यूरेशन चेंज कभी कभी कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज करके भी कह सकते हैं। इन तीनों चीजों से भी इंटेंसिटी चेंज हो जाती है। ठीक ठीक सही है। ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जो आपने ट्रेनिंग अगर एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए करवाई थी तो आपको उसका इफेक्ट भी सिर्फ उसी पर्पस के फॉर्म में मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने डिफरेंट टाइप के मसल फाइबर्स को इन्वॉल्व किया था एक एक्सरसाइज में, लेट्स से आपने एक्सरसाइज ऐसे करवाई जिसके अंदर सिर्फ फास्ट ट्विच फाइबर्स यूज हुए हैं और उस इंसान के स्लो ट्विच फाइबर्स यूज नहीं हुए, तो जो ट्रेनिंग का इफेक्ट आएगा वो सिर्फ फास्ट ट्विच फाइबर्स में ही आएगा, स्लो ट्विच में नहीं आएगा। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में भी आ जाती है। अगर आपने मसल फाइबर्स डिफरेंट टाइप के, लेट्स से दो टाइप के मसल फाइबर्स होते हैं, कुछ पिनेट फाइबर्स होते हैं, कुछ पैरेलल फाइबर्स होते हैं, आपने ट्रेनिंग ऐसी करवाई है जिसके अंदर सिर्फ वो मसल्स यूज हुए हैं जिनके अंदर पैरेलल फाइबर अरेंजमेंट थी, तो आपकी ट्रेनिंग का इफेक्ट भी सिर्फ उन्हीं मसल्स में नजर आएगा जिनके अंदर पैरेलल फाइबर अरेंजमेंट थी। क्यों? क्योंकि आपने एक्सरसाइज ही एक स्पेसिफिक चीज को टारगेट रख के की थी। दूसरी फॉर्म में आप एनर्जी सिस्टम को भी टारगेट कर सकते हैं। दो एनर्जी सिस्टम्स होते हैं हमारे पास, एक एरोबिक और दूसरा एनारोबिक। ऑक्सीजन कौन सा यूटिलाइज करता है? एरोबिक यूटिलाइज करता है ऑक्सीजन को या एनारोबिक? एरोबिक। एरोबिक। ज्यादा ड्यूरेशन का कौन सा होता है, एरोबिक या एनारोबिक? एरोबिक मैम। एरोबिक। एनारोबिक फास्ट होता है लेकिन थोड़ी ड्यूरेशन के लिए होता है। जो ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है वो थोड़ी लंबे अरसे के लिए। तो एंड्यूरेशन जो हमारे पास एंड्योरेंस एक्सरसाइज है उसके लिए कौन सी यूज हुआ फिर? एरोबिक यूज होता है या एनारोबिक? एंड्योरेंस एरोबिक। एरोबिक मैम। एरोबिक। अगर आपने एक्सरसाइज के अंदर ट्रेनिंग की, लेट्स से आपने एथलीट को एंगेज किया सिर्फ स्विमिंग के अंदर, स्विमिंग की वजह से कौन सा इंप्रूव होता है? आपकी एंड्योरेंस ट्रेनिंग इंप्रूव होती है। तो स्विमिंग की वजह से जो आपके इफेक्ट्स आएंगे वो सिर्फ एरोबिक सिस्टम में आएंगे, वो एनारोबिक में नहीं आएंगे। उसकी वजह क्या है कि आपने एक्सरसाइज एक स्पेसिफिक सिस्टम को जहन में रख के करवाई। ठीक है, या फिर अगर आप एक्सरसाइज करवाते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं मसल्स की, सिर्फ इसेंट्रिक ट्रेनिंग करवा रहे हैं, मसल बड़े इजीली इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करता है या सिर्फ कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करता है या फिर सिर्फ आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को ज़हन में रख के आपने एक्सरसाइज उसकी करवाई है या ट्रेनिंग करवाई है, आपको उसका रिजल्ट ट्रेनिंग का सिर्फ उसी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में मिलेगा। क्यों उसमें मिलेगा? क्योंकि ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी। जिस चीज को टारगेट करके आप एक्सरसाइज करेंगे उसका इफेक्ट सिर्फ उसी चीज में नजर आएगा। Specificity also refers to the type of adaptations occurring in the muscles as a result of training. For example, if a muscle is engaged in the endurance type of exercise, आपने मसल को सिर्फ endurance में engage किया है, तो adaptations आपके पास क्या आएंगी? The primary adaptations are in the capillary and the mitochondria number. इस ट्रेनिंग की वजह से आपके मसल्स में क्या होगा? कैपिलरी का नंबर बढ़ जाएगा, डेंसिटी कैपिलरी की बढ़ जाती है, और माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ जाएगा। ओवरऑल क्या होगा? ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाएगी क्योंकि एंड्योरेंस ट्रेनिंग थी। अगर आप इसी मसल को सिर्फ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में एंगेज कराएं तो क्या रिजल्ट आएगा? आपके उन मसल्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं उनका नंबर बढ़ जाएगा। कॉन्ट्रैक्टाइल, मुझे बताएं, अब कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स का अगर नंबर बढ़ जाए तो उसकी वजह से आपको क्या फायदा होगा? क्या रिजल्ट आएगा आपके पास? क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। क्वेश्चन ये था कि अगर आपने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करवाई है एक मसल की और उसके रिजल्ट में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स बढ़ गई हैं, तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स के बढ़ने की वजह से मसल के अंदर क्या रिजल्ट आएगा? आपके पास क्या बेनिफिट मिलेगा? स्ट्रेंथनिंग होगी मसल के अंदर। देखिए, जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है उसका काम क्या है? कॉन्ट्रैक्ट करना ना। तो जितनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती जाएंगी मसल की कॉन्ट्रैक्शन उतनी पावरफुल हो जाएगी और इन अदर वर्ड्स उस मसल की स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाएगी। अब ये स्ट्रेंथ क्यों इंप्रूव हुई?
क्योंकि हमने एक्सरसाइज ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाली करवाई थी। अगर हम एंड्योरेंस ट्रेनिंग वाली एक्सरसाइज करवाते हैं तो उसके अंदर कैपिलरी और माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ता। हमने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाई, इस वजह से उस मसल की सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हुई। प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी ये कहता है कि अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाएंगे तो मसल के अंदर सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के रिजल्ट्स आएंगे, एंड्योरेंस ट्रेनिंग के रिजल्ट नहीं आएंगे। अगर आप मसल के अंदर सिर्फ एंड्योरेंस ट्रेनिंग करवाते हैं तो आपके रिजल्ट सिर्फ एंड्योरेंस ट्रेनिंग के आएंगे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के नहीं आएंगे। ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी। 2 प्रिंसिपल्स पढ़े अभी तक हमने, प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड और प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी। प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड ये कहता है कि जब तक आपको डिजायरेबल इफेक्ट्स चाहिए अगर आपको, तो जब तक आप ओवरलोड नहीं करते किसी के सिस्टम को तब तक आपको वो इफेक्ट्स नहीं मिलेंगे। प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी ये कहता है कि अगर आपने ट्रेनिंग किसी स्पेसिफिक गोल को ज़हन में रख के करवाई है तो आपको उसके रिजल्ट सिर्फ उस ट्रेनिंग के फॉर्म में मिलेंगे, किसी और फॉर्म में नहीं मिलेंगे। तीसरा प्रिंसिपल है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है कि जो गेन्स आपने ओवरलोड करके हासिल किए थे, आपने एक मसल को ओवरलोड किया या एक सिस्टम को ओवरलोड किया और उसकी फॉर्म में जो भी आपके पास गेन्स आए हैं या जो आपके पास बेनिफिट्स आए हैं या बॉडी चेंजेस आए हैं, वो सारी की सारी अडेप्टेशंस या वो चेंजेस बैक टू स्क्वायर वन चली जाएंगी अगर आप ओवरलोड को रिमूव कर दें या फिर आप इन अदर वर्ड्स आप इनएक्टिविटी करें। सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं बताती हूँ दोबारा। अगर आप एक्टिविटी करेंगे और एक्टिविटी करने की वजह से जो अडेप्टेशंस आपके मसल्स में आई हैं या जो एरोबिक सिस्टम है या एनारोबिक सिस्टम में आई है, जैसे ही आप अपनी एक्सरसाइज को छोड़ेंगे या आप अपने ओवरलोड को रिमूव करेंगे या इनएक्टिविटी की तरफ जाएंगे, आपके ये सारे गेन्स भी वापस का सफर शुरू कर देंगे और रिवर्स हो जाएंगे। ये है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। हमने 3 प्रिंसिपल्स पढ़े हैं अभी तक, प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी और प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ज्यादा ओवरलोड करें तो गेन्स आते हैं वो ओवरलोड में। एक स्पेसिफिक मसल को टारगेट करके अगर गेन्स लेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ उस मसल में आएंगे। इसका मतलब है ये प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी है। जैसे ही आप अपनी एक्सरसाइज छोड़ेंगे जो भी गेन्स आपको मिले थे वो वापस 0 हो जाएंगे। ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है। ये 3 प्रिंसिपल्स क्लियर है आपको? मैम थर्ड वाला एक बार फिर रिपीट कर दीजिए। मैं बताती हूँ बेटा। थर्ड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आप एक्सरसाइज जैसे ही छोड़ेंगे तो इतनी देर, लेट से आपने 2 हफ्ते लगा के एक्सरसाइज की थी और 2 हफ्ते के अंदर आपके मसल पावर इंक्रीज हो गई थी। जैसे ही आप वो एक्सरसाइज छोड़ेंगे और आप इन एक्टिविटी की तरफ चले जाएंगे, वो जो मसल पावर थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू हो जाएगी, वापस हो जाएगी। मतलब कि वो मसल पावर या जो भी गेन था वो रिवर्स हो जाएगा। ये है रिवर्सिबिलिटी। अब ठीक है मैम, एक मेरा क्वेश्चन था। जिस तरह हमने एंड्योरेंस ट्रेनिंग करनी है तो इसमें मोस्टली होते हैं इन्वॉल्व ना, वो जो होते हैं ना स्लो टिच फाइबर्स, वो इन्वॉल्व होते हैं। यस ऐसी है ना मैम। तो इस तरह तो जिस तरह हम एंड्योरेंस ट्रेनिंग करेंगे तो फास्ट ट्विच कन्वर्ट हो जाएंगे स्लो ट्विच में, जैसा आपने पहले बताया था बायोमैकेनिक्स। हाँ होता है ऐसे, होता है। वो ट्रेनिंग का इफेक्ट है ना, वो ट्रेनिंग का इफेक्ट है। वो एक स्पेसिफिक इफेक्ट है ट्रेनिंग का कि अगर आप ज्यादा अरसे के लिए ट्रेनिंग करते हैं तो आपके जो मसल फाइबर्स हैं वो कुछ जगहों पे चेंज हो जाते हैं, वो इफेक्ट है उसका। इसी तरह अगर आप ज्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाते हैं तो भी फाइबर्स की कन्वर्जन हो जाती है फास्ट ट्विच में। बिल्कुल ठीक हो गया। ये आपकी ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है कि आपका एथलीट है। फॉर एग्जांपल अगर कोई एथलीट आपका स्विमर है तो उसके अंदर तो आपकी ट्रेनिंग इंक्लूड ही एंड्योरेंस ट्रेनिंग करेगी, आप उसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ लेकर ही नहीं जाएंगे। ठीक है, सही है मैम, ठीक हो गया। ठीक हो गया। आगे हम चलते हैं। आगे हमारा टॉपिक है VO2 मैक्सिमम। पहले मुझे ये बताएं व्हाट इज VO2 मैक्सिमम। हमने पढ़ा है पहले। व्हाट डज VO2 स्टैंड्स फॉर? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल। या फिर आप ऐसा कहें मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। ठीक है, कब कंज्यूम? रेस्टिंग स्टेट पे मैम नो, ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ड्यूरिंग एक्सरसाइज और विदाउट एक्सरसाइज, किसी भी टाइम पे। ज्यादातर हम एक्सरसाइज की बात करते हैं कि किसी भी सर्टेन एक्सरसाइज के अंदर कितने वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम हुए हैं, वो उसका VO2 मैक्सिमम है। अब मुझे बताएं कि ऑक्सीजन कहाँ से आती है? बॉडी में ऑक्सीजन कहाँ से आती है? मैम ब्लड में तो आती है थ्रू हीमोग्लोबिन या फिर मसल में थ्रू मायोग्लोबिन। बिल्कुल, आपके पास पहले लंग्स के थ्रू ब्लड में आ गई, ब्लड के थ्रू वो ब्लड कहाँ जाता है? लंग्स से जो प्यूरिफाई होता है ब्लड, वो कहाँ जाता है? डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, टिश्यूज के पास। मैम लंग्स खुद ही टिश्यूज के पास भेज देता है ब्लड? नहीं मैम, लेफ्ट एट्रियम फिर लेफ्ट वेंट्रिकल और उससे बाद फिर
थ्रू एरोटा लेफ्ट पूरी बॉडी में। बिल्कुल, पहले ब्लड प्यूरिफाई होके आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल है आगे, मतलब कि हार्ट आगे पंप करेगा तो वो ब्लड आपके टिश्यूज में जाएगा, ऐसे ही। तो इन अदर वर्ड्स, अगर आपका हार्ट ज्यादा पंप करता है तो ज्यादा वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन यूज होंगे टिश्यू की तरफ या नहीं? क्वेश्चन मेरा ये था, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। VO2 मैक्सिमम है डिफरेंट वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन जो कि आपके टिश्यूज यूज कर रहे हैं। ये वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन कहाँ से आ रहे हैं? ब्लड के थ्रू आ रहे हैं। कौन भेज रहा है? ब्लड कौन पंप करता है? आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट आ गया ना, जितना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अच्छा काम करेगा, आपका ब्लड उतना ज्यादा पंप होगा और उतना ज्यादा आपके टिश्यूज को ऑक्सीजन मिलेगी। जितने ज्यादा टिश्यूज को ऑक्सीजन मिलेगी उतने ज्यादा वो टिश्यूज ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर सकते हैं। इसका मतलब ये VO2 मैक्सिमम, जिसको हम एरोबिक कैपेसिटी भी कहते हैं। एरोबिक कैपेसिटी क्या होती है? मुझे वैसे डेफिनेशन बताओ, एरोबिक कैपेसिटी क्या चीज होगी? मैम ऑक्सीजन कैपेसिटी, मतलब जो कंज्यूम हो रही है उस तरह। यस, ऑक्सीजन की कंज्यूमिंग कैपेसिटी, इसी चीज को हम VO2 मैक्सिमम भी कहते हैं। और हम ये भी कहते हैं कि ये जो एरोबिक कैपेसिटी है, ये फंक्शन होती है आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का। मतलब कि जितना अच्छा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आपका काम कर रहा है, उतना ज्यादा आपकी एरोबिक कैपेसिटी होगी। इन अदर वर्ड, जितना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पंप कर रहा है ब्लड को, उतना आपके टिश्यूज उस ब्लड में से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही जो VO2 मैक्सिमम है, दिस इज एन इंडिकेटर ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या इंडिकेटर ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम फंक्शन। जितना ज्यादा VO2 मैक्सिमम किसी इंडिविजुअल का होगा, इसका मतलब उस इंडिविजुअल की एरोबिक कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ये पॉइंट क्लियर है? अगर नहीं क्लियर तो मैं दोबारा बताती हूँ, यहीं पे क्लियर करना जरूरी है, आगे समझ नहीं आएगी फिर हमें। मैम रिपीट कर दें एक दफा। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ बेटा। VO2 मैक्सिमम का मतलब होता है मैक्सिमम वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन दैट आर कंज्यूम्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग अ सर्टेन टाइप ऑफ एक्सरसाइज। वो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टिश्यू कब यूज करेगा? जब वो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आपके ब्लड के अंदर आएगा। ब्लड कहाँ से आता है? हार्ट पंप करता है। तो जितना ज्यादा हार्ट पंप करेगा उस ब्लड को, उतनी ज्यादा ऑक्सीजन आपके टिश्यूज के पास पहुंचेगी और वो टिश्यू यूटिलाइज करेंगे। इसका मतलब अगर हम कहें किसी इंसान का VO2 मैक्सिमम ज्यादा है, तो उसका मतलब ये हुआ ना कि उस इंडिविजुअल के हार्ट ने अच्छा पंप किया और ब्लड आपके टिश्यूज तक पहुंचा और टिश्यूज ने उस ब्लड को यूटिलाइज किया। VO2 मैक्सिमम इज आल्सो नोन एज द एरोबिक कैपेसिटी। एरोबिक कैपेसिटी का मतलब यही है कि बॉडी की कैपेसिटी उन ऑक्सीजन के वॉल्यूम्स को यूटिलाइज करने की कितनी है, वो उसकी एरोबिक कैपेसिटी। जिस इंसान की एरोबिक कैपेसिटी ज्यादा होगी, वो इंडिविजुअल VO2 मैक्सिमम भी उसका ज्यादा होगा और वो ज्यादा वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर सकता है। ठीक है, अब कौन इंडिविजुअल ज्यादा कर सकता है, कौन इंडिविजुअल कम कर सकता है, ये डिसाइड करता है आपका जेनेटिक मेकअप। कितना? ऑलमोस्ट 40 to 60% ऑफ आपकी एरोबिक कैपेसिटी इज डिसाइडेड बाय योर जीन्स। मतलब कि आपकी जीन्स डिसाइड करती है। कोई इंडिविजुअल है, लेट्स से मैं बहुत ट्रेनिंग करती हूँ, लेकिन ट्रेनिंग के बावजूद मेरी एक सर्टेन कैपेसिटी है, मैं उस कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं कर पा रही। उसकी वजह क्या है कि मेरा जेनेटिक मेकअप एक लिमिट क्रिएट कर देता है कि हाँ, इस हद तक या इसकी एरोबिक कैपेसिटी इंप्रूव हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। मेरे मुकाबले में एक और इंडिविजुअल ऐसा है जिसने ट्रेनिंग नहीं की, लेकिन उसकी एरोबिक कैपेसिटी मेरे से ज्यादा है। उसकी वजह क्या है? उसका जेनेटिक मेकअप। उसका जेनेटिक मेकअप डिसाइड करता है कि उसकी एरोबिक कैपेसिटी मेरे से ज्यादा है। ठीक है, आपकी एरोबिक कैपेसिटी या ये VO2 मैक्सिमम जो कैपेसिटी है, ये जीन्स डिसाइड करती हैं। और कितना? ऑलमोस्ट 40 to 66%। अब अगर हमने किसी इंसान के अंदर VO2 मैक्सिमम इंक्रीज करना है, मतलब कि मैं चाहती हूँ कि मेरी एरोबिक कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए, मेरी एंड्योरेंस कैपेसिटी इंक्रीज हो, मैं ज्यादा एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस कर सकूं या मैं रनिंग लंबी कर सकूं। अब मुझे ऐसी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी जिसकी वजह से VO2 मैक्सिमम इंक्रीज होता है। वो ट्रेनिंग कौन सी होती है? एंड्योरेंस ट्रेनिंग। आप जितना मुझे एंड्योरेंस ट्रेनिंग में एंगेज रखेंगे, उतनी ज्यादा मेरी VO2 मैक्सिमम ज्यादा होगी। एंड्योरेंस ट्रेनिंग का क्या मतलब है? लार्ज मसल ग्रुप्स जितने ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, उतनी ज्यादा मेरे VO2 मैक्सिमम इंक्रीज होगा। अब आप मुझे बताएं कोई ऐसी एक्सरसाइज जिसके अंदर लार्ज मसल ग्रुप्स यूज होते हो? क्या कोई ऐसी एक्सरसाइज है आपके ज़हन में, या कोई ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी जिसके अंदर मसल लार्ज नंबर ऑफ मसल ग्रुप्स यूटिलाइज होते हो? मैम स्विमिंग कर ले। मैम स्विमिंग। यस, स्विमिंग, प्लैंक्स भी हो गए, और रनिंग। फुटबॉल। वेरी गुड। रनिंग भी हो सकती है।
हाँ, कोई भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी, इसी तरह ये सारी एंड्योरेंस ट्रेनिंग है। रनिंग कह लें, जॉगिंग कह लें, साइकिलिंग कह लें, स्विमिंग कह लें, जो मर्जी, इन सारी चीजों में ज्यादा मसल ग्रुप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आप डायनामिक एक्टिविटी करवाते हैं तो भी VO2 मैक्सिमम इंप्रूव होगी। डायनामिक एक्टिविटी का क्या मतलब होगा? मैम जिसमें बॉडी मूवमेंट भी हो। बॉडी मूवमेंट भी हो, ठीक है। जैसे आप स्विमिंग की एग्जांपल ले लें, मतलब कि आप उसमें एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और जी उसकी बॉडी मूव करती भी जा रही है। जितनी भी एंड्योरेंस ट्रेनिंग की एक्सरसाइजेज है, ये सारी डायनामिक एक्टिविटीज में इंक्लूड होती हैं। अगर ये एक्सरसाइज, ये सर्टेन टाइप ऑफ एक्सरसाइज आप 20 मिनट से लेकर 1 घंटे तक करें, मतलब कि एक एंड्योरेंस ट्रेनिंग का जो स्टैंडर्ड टाइम ड्यूरेशन होता है वो 20 से 60 मिनट्स का होता है। इस टाइम ड्यूरेशन में अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो भी आपका VO2 मैक्सिमम इंक्रीज होगा। अगर आप हफ्ते में इस सर्टेन टाइप ऑफ एक्सरसाइज को या एंड्योरेंस ट्रेनिंग को 3 से 5 दफा रिपीट करते हैं तो भी आपका VO2 मैक्सिमम बढ़ जाएगा। और ये सारी एक्सरसाइज अगर आप अपनी 50% से लेकर 85% ऑफ कैपेसिटी तक करते हैं तो भी आपका VO2 मैक्सिमम इंक्रीज होगा। हम बात ये कर रहे हैं कि किसी इंडिविजुअल के अंदर अगर VO2 मैक्सिमम उसका इंक्रीज करना है, या इन अदर वर्ड्स उसकी एरोबिक कैपेसिटी इंक्रीज करनी है, तो वो कैसे करेंगे? लार्जर मसल ग्रुप्स को यूज करके, डायनामिक एक्टिविटी करके, 20 मिनट से लेकर 1 घंटे तक उस एक्टिविटी को एंगेज करके, हफ्ते में 3 से 5 दफा उस एक्टिविटी को रिपीट करके, और अपनी 85% तक या 50% ऑफ VO2 मैक्सिमम अपनी ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके अगर हम एंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी एरोबिक कैपेसिटी या फिर VO2 मैक्सिमम इंप्रूव हो जाएगी या इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर ये कितनी इंक्रीज हो जाएगी, लेट्स से मैं रोज जो रोप स्किपिंग होती है मैं वो करती हूँ, वो एरोबिक कैपेसिटी है, जंपिंग है, मेरे सारे मसल्स यूज हो रहे हैं, तो कितनी इंक्रीज हो जाएगी? एवरेज उसकी वैल्यू है 15%। मतलब कि एक इंडिविजुअल में, या अगर हम लार्ज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो हम ये कहते हैं ऑलमोस्ट 15% तक इंक्रीज आ सकता है VO2 मैक्सिमम के अंदर। लेकिन ये जो इंक्रीज आता है ये डिफरेंट होता है उन लोगों में जो ट्रेनिंग पहले करते हैं और उन लोगों में जो ट्रेनिंग नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, इंडिविजुअल पहले है जिसका VO2 मैक्सिमम ऑलरेडी ज्यादा है, लेट्स से आप ट्रेनिंग में एंगेज थे पहले, या फिर ट्रेनिंग में ना भी एंगेज हो, आपकी एरोबिक कैपेसिटी मेरे से काफी ज्यादा है। अगर आपकी एरोबिक ऑलरेडी काफी ज्यादा है एरोबिक कैपेसिटी, तो आपके अंदर ट्रेनिंग का जो रिजल्ट है वो ऑलमोस्ट 2 to 3% इंक्रीज की फॉर्म में आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी तो ऑलरेडी ज्यादा है, आप कितना ज्यादा और इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन मैं जिसने कभी एक्सरसाइज नहीं की थी और मेरा बड़ा सेडेंटरी लाइफस्टाइल था, और मेरे अंदर जो मेरा इनिशियल वैल्यू थी या इनिशियल वो थी लेवल था VO2 मैक्सिमम का, वो बहुत कम था। अब जब मैंने इन टाइप ऑफ एक्टिविटीज में एंगेजमेंट की है तो अब जो मेरी इंक्रीज आया है वो कितना है? ऑलमोस्ट 30 to 50% आता है इंक्रीज। दोबारा बताती हूँ, एंड्योरेंस ट्रेनिंग की वजह से VO2 मैक्सिमम एवरेज 15% तक इंक्रीज होता है। लेकिन वो लोग जिनका ऑलरेडी VO2 मैक्सिमम ज्यादा होता है उनके अंदर इंक्रीज 2 to 3% आता है, और वो लोग जिनके अंदर VO2 मैक्सिमम की वैल्यू इनिशियली काफी लो होती है उनके अंदर ये इंक्रीज 30 to 50% तक आ सकता है। अब ये उसके बाद एक स्टडी है आपकी बुक के अंदर, एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टडी की थी, इसका नाम था हेरिटेज फैमिली स्टडी। जिस भी साइंटिस्ट ने ये स्टडी की थी, काफी सारे लोगों ने मिलकर की थी, उसका उन्होंने कोट किया हुआ है बुक में। ये स्टडी जनरली कहती, मैं रीड नहीं करती, मैं इसको आपकी वैल्यू बता देती हूँ क्या है। हेरिटेज फैमिली ये स्टडी कहती है कि जीन्स आपके VO2 मैक्सिमम में या आपकी एरोबिक कैपेसिटी में कितना रोल प्ले करते हैं, उसको डिस्क्राइब किया गया है इस स्टडी में। क्या डिस्क्राइब किया है? उन्होंने कहा है कि ऑलमोस्ट 50% तक आपका VO2 मैक्सिमम आपके जीन्स डिसाइड करते हैं, और वो जीन्स में से मैटरनल डिसाइड करते हैं या पैटर्नल डिसाइड करते हैं। 30% कंट्रीब्यूशन आपकी मैटरनल साइड से आता है। मतलब कि अगर आपकी मैटरनल फैमिली के अंदर लाइफस्टाइल काफी अच्छे रहे हैं सबके, और जीन्स के अंदर ये शामिल है कि सब लोगों का जो एरोबिक कैपेसिटी है वो काफी अच्छी थी, तो 30% जो उसकी कंट्रीब्यूशन है वो आपके अंदर भी आएगी। मतलब के अंदर आपके अंदर ज्यादा चांसेस होंगे कि आपका भी एरोबिक कैपेसिटी ज्यादा बेहतर होगी। क्यों? क्योंकि जेनेटिक मेकअप था। और ये जो वेरिएशन है, एवरेज इंप्रूवमेंट है, ये अभी हमने पहले भी डिस्कस की कि एवरेज इंप्रूवमेंट 15% तक आती है, और इस स्टडी के मुताबिक, हेरिटेज फैमिली स्टडी के मुताबिक, इंप्रूवमेंट 15 से 20% तक आती है। और ये जो हेरिटेबिलिटी ऑफ चेंज है इन VO2 मैक्सिमम, दिस इज ऑलमोस्ट 47%। यही बात हमने पहले भी देखी है कि आपका जेनेटिक मेकअप कितने परसेंट तक कंट्रीब्यूट करता है आपके एरोबिक कैपेसिटी में, 47% कह ले या 50% कह ले, एक ही बात है, हम जेनेटिक मेकअप की सिंपल बात कर रहे हैं। आगे पॉइंट क्या आता है कि अब ये जो VO2 मैक्सिमम है किसी इंडिविजुअल का,
क्या ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या आपको पता लग सकता है कि किसी की एरोबिक कैपेसिटी कितनी ज्यादा है? उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। अगर आप लोगों के पास तो पेपर पेंसिल है तो एक फॉर्मूला लिखे, मैं लिखवाती हूँ। यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट VO2 maximum is a product of maximal cardiac output and the arteriovenous oxygen difference, arteriovenous difference basically. आप लिखें VO2 maximum is equal to cardiac output multiplied by the AVO2 difference. दोबारा बताती हूँ, VO2 maximum is equal to cardiac output multiplied by the AVO2 difference. मुझे बताएं what is cardiac output? Amount of blood supplied by each minute, मतलब जिस तरह तो हार्ट देख लेते हैं आपको। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम में और कार्डियक आउटपुट में क्या डिफरेंस होता है? मैम वो पर बीट होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम आउटपुट पर मिनट का होता है। Amount of blood ejected by the heart in one beat is known as the stroke volume and the amount of blood ejected by the heart in 1 minute is known as the cardiac output. ठीक है, AVO2 डिफरेंस क्या होगा? क्या आपने ये पहले पढ़ा हुआ है? फॉर्मूला दोबारा रिपीट कर देती हूँ मैं। VO2 maximum is equal to, लिखें VO2 maximum is equal to cardiac output multiplied by the AVO2 difference. A लिखें, V लिखें और आगे O2 लिखें, AVO2। अब मुझे बताएं क्या ये आपने आर्टेरियोवेनस डिफरेंस या आर्टेरियोवेनस ऑक्सीजन डिफरेंस का वर्ड पहले कहीं पढ़ा हुआ है फिजियोलॉजी में? नो मैम, नहीं पढ़ा हुआ। अंदाजा लगाएं क्या होगा ये AVO2 डिफरेंस? मतलब मैम जितना आर्टरीज ऑक्सीजन लेके जा रही है Arteries कितना आ रहा है ऑक्सीजन। In other words, अगर हम लिटरल ट्रांसलेशन करें इसकी, A stands for arterial, V stands for venous, O2 stands for ऑक्सीजन के वॉल्यूम्स। मतलब कि आपके आर्टेरियल ब्लड के अंदर लेट्स से एक टिश्यू है, टिश्यू को ब्लड कौन लेके आता है? ऑक्सीजन ला रहा है आर्टरी, टिश्यू ने यूटिलाइज किया और टिश्यू से जो वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन लेके जा रही है? वेन। इस टिश्यू के एक तरफ आर्टरी है, इस टिश्यू की दूसरी तरफ वेन है या विन्यूल है। एक तरफ आर्टीरियोल कह लें और दूसरी तरफ आप कह लें विन्यूल है। आर्टीरियोल के अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट कितना है और विन्यूल के अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट कितना है, इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं आर्टेरियोवेनस डिफरेंस। ठीक है, ये आर्टेरियोवेनस डिफरेंस आपके VO2 मैक्सिमम को कैसे कंट्रीब्यूट करता है या कैसे इफेक्ट करता है वो हम आगे देखेंगे। अभी हम इसका पहला फैक्टर चेक करते हैं। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दो चीजें हैं जिनके ऊपर VO2 मैक्सिमम डिपेंड करता है, कौन कौन सी? कार्डियक आउटपुट एंड ऑक्सीजन डिफरेंस। arteriovenous oxygen volume. बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे ये बताएं, कार्डियक आउटपुट का भी एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा है पहले कई दफा। एक्सक्यूज मी मैम, जी मैम आर्टेरियोवेनस जो प्रेशर आपने बताया वो दोबारा बता दें। दोबारा बता देती हूँ बेटा। आर्टेरियोवेनस ऑक्सीजन डिफरेंस क्या चीज है? मैं टिश्यू की एग्जांपल देती हूँ, वो बता देती हूँ। लेट्स से ये टिश्यू है, इस टिश्यू ने ऑक्सीजन चाहिए ना, इस टिश्यू को ऑक्सीजन कौन लेकर आएगा? एक आर्टेरियोल है फाइनली जो ऑक्सीजन लेकर आया, टिश्यू ने वो यूटिलाइज की, और यहाँ से आगे विन्यूल है जो कि ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रहा है। इस आर्टेरियोल के अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट कितना है और इस टिश्यू की दूसरी तरफ जो विन्यूल है उसके अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट कितना है, दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस होगा उसको कहते हैं आर्टेरियोवेनस डिफरेंस। आर्टरी के अंदर ऑक्सीजन और वेन्स के अंदर ऑक्सीजन डिफरेंस जो है दैट इज आर्टेरियोवेनस ऑक्सीजन डिफरेंस या AVO2 डिफरेंस। ठीक है, क्लियर है? ओके मैम, यस। ठीक हो गया, ठीक है। अब मैं पूछ रही थी कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला बताएं जरा मुझे। कार्डियक आउटपुट फर्दर आगे दो चीजों पे डिपेंड करता है, मैम हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम। यस यस, हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, अब इसका अगर आपने फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करना हो, पहले आपने लिखा था VO2 मैक्सिमम इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय द AVO2 डिफरेंस, राइट? अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और चेंज करते हैं। आप लिखे VO2 मैक्सिमम इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय द AVO2 डिफरेंस। क्या किया हमने, क्या चेंज किया? हम कार्डियक आउटपुट का पुट कर दिया, कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला पुट कर दिया। वो क्या था? स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट। ठीक है, अब आपका VO2 मैक्सिमम, अब आपका VO2 मैक्सिमम तीन चीजों पर डिपेंड करता है, पहले दो पे डिपेंड करता था। कौन कौन सी तीन है?
Stroke volume, heart rate, and arterial and ventricular oxygen content. वेरी गुड. स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट एंड तीसरा AVO2 डिफरेंस. ठीक है, AVO2. सबसे पहले AVO2 डिफरेंस, आर्टीरियोवेनस डिफरेंस. अब हम ये कहते हैं कि स्ट्रोक वॉल्यूम कितना कंट्रीब्यूट करता है और AVO2 डिफरेंस 50% VO2 मैक्सिमम में जो कंट्रीब्यूशन है वो स्ट्रोक वॉल्यूम की तरफ से आती है और बाकी 50% कंट्रीब्यूशन आती है AVO2 डिफरेंस की तरफ से. मतलब कि दो चीजें तो क्लियर पता होगी. इसका मतलब हार्ट रेट आपके VO2 मैक्सिमम के अंदर नई डिफरेंस क्रिएट करता. वो कैसे नहीं क्रिएट करता, एक स्टडी के थ्रू हम इसकी आंसर ले लेते हैं. इस डायग्राम में देखिए 3 डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशंस हैं. कौन कौन सी? Athletes, normal active people, or I can't see. Mitral तीसरा क्या है? stenosis. Mitral Mitral stenosis. stenosis. हाँ, मुझे ये बताएं एथलीट्स में और नॉर्मली एक्टिव इंडिविजुअल्स में क्या डिफरेंस होता है? मैम एथलीट्स में VO2 मैक्सिमम ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल पर्संस, क्योंकि वो एंगेज VO2 रहते तो हैं चलो बाद में एक्सरसाइज. ज्यादा होगी. जी जी. हाँ, VO2 तो बाद में ज्यादा होगी ना. पहले मुझे सिंपल ये बताओ कि एथलीट्स किसको कहेंगे और नॉर्मली एक्टिव किसको कहेंगे? एथलीट्स वो है जो एक्सरसाइज को मतलब कि करते रहते हैं, और नॉर्मल वो है जिनका सिंपल लाइफस्टाइल जिस तरह होता है. हाँ, सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं होगा, हम ये बात कर रहे हैं. ठीक है, जी. एथलीट में और नॉर्मली एक्टिव में क्या है कि नॉर्मली एक्टिव वो लोग हैं जो कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं है उनका, लेकिन वो एथलीट्स के जितने ट्रेंड भी नहीं है. आप ऐसे कह लें कि एथलीट्स ट्रेंड होंगे और नॉर्मली एक्टिव वो लोग हैं जो कि एक्टिव हैं लेकिन अनट्रेंड है. ऐसे ही. तो आप मुझे बताएं व्हाट इज माइट्रल स्टेनोसिस, ये क्या चीज है? माइट्रल क्या होता है? मैम ये वेल्व होता है ना, मिट्रल वेल्व, बाइकस्पिड वेल्व को बोलते हैं हम लोग, जो हार्ट में होता है. हाँ, ठीक है. इसका मतलब वॉल्व के अंदर कोई मसला होगा. मसला क्या है? वॉल्व के अंदर स्टेनोसिस है. नैरोइंग होगी क्या इसकी. होता है? मैम उसकी नैरोइंग हो जाती है, वॉल की नैरोइंग हो जाती है. नैरोइंग. बिल्कुल नैरोइंग हो जाती है. नैरोइंग का मतलब क्या है कि जो वॉल्व जिसके अंदर से ब्लड ने पास करना था वो वॉल्व छोटा हो गया. अब यहाँ से ब्लड थोड़ा गुजरेगा और प्रेशर ज्यादा होगा. राइट. ये 3 डिफरेंट पॉपुलेशंस का अगर आप VO2 कंपेयर करें, सबसे ज्यादा किसका है? ये VO2 की वैल्यूज है ना. एथलीट्स का मैम. एथलीट में सबसे ज्यादा है. और सबसे कम किसका है? माइट्रल स्टेनोसिस का. और नॉर्मली एक्टिव का दरमियान में. क्या इन तीनों के दरमियान में आपको कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नजर आ रहा है या नहीं? जी जी मैम है. ठीक है. अब ये VO2 मैक्सिमम 3 चीजों पे डिपेंड करता है ना. हार्ट रेट पे, स्ट्रोक वॉल्यूम पे और AVO2 डिफरेंस पे. ठीक है. इन तीनों में से कोई एक चीज है जिसके अंदर एक्चुअली डिफरेंसेस आ रहे हैं, बाकी दो के अंदर तो खास डिफरेंसेस नहीं है. एक के अंदर तो बिल्कुल डिफरेंस कोई नहीं है. जी मैम VO2 में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा. ऑब्वियस डिफरेंस आ रहा है. मैम हार्ट रेट में volume नॉर्मल. हाँ, पहले मुझे हार्ट रेट का बताओ. क्या आपके इन सारे तीनों इंडिविजुअल्स के अंदर सबसे ऊपर वाला एथलीट है, दूसरे वाला नॉर्मली एक्टिव है और सबसे लास्ट वाला माइट्रल स्टेनोसिस है? क्या इन तीनों के हार्ट रेट में कोई क्लियर डिफरेंस है? नहीं नो मैम, मैम. फर्क नहीं है. नो मैम, नहीं. नॉर्मल है. इनके हार्ट रेट में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इन तीनों के VO2 में अच्छा खासा डिफरेंस है. इसका मतलब आपका हार्ट रेट VO2 के अंदर एक्चुअली कंट्रीब्यूट नहीं करता, क्योंकि अगर इनके दरमियान में कोई डिफरेंस नहीं है तो फिर VO2 में भी डिफरेंस ना होता है. ऐसे ही. अब इन तीनों का आप कंपेयर करो AVO2 डिफरेंस. इनके AVO2 डिफरेंस में एथलीट के और नॉर्मली एक्टिव इंडिविजुअल के AVO2 डिफरेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन माइट्रल स्टेनोसिस वाले के साथ है थोड़ा सा. बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा. मतलब कि यहाँ पे अगर 5 का डिफरेंस था तो यहाँ 10 का है. इसका मतलब AVO2 डिफरेंस कंट्रीब्यूट करता होगा, लेकिन कुछ कंट्रीब्यूशन है, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है. अगर इन तीनों में से किसी चीज की कंट्रीब्यूशन है तो वो है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम. इन तीनों का स्ट्रोक वॉल्यूम की वैल्यूज काफी डिफरेंट है. 1.2 है, 1.1 है और 1.043 है. इस स्टडी से हम ये कंक्लूड करते हैं कि आपका स्ट्रोक वॉल्यूम आपके VO2 मैक्सिमम के अंदर बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है. इन अदर वर्ड्स, अगर किसी इंडिविजुअल का स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा तो उसका VO2 मैक्सिमम भी ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा. यही दिखाया है ना यहाँ पे. माइट्रल स्टेनोसिस वाले का स्ट्रोक वॉल्यूम सबसे कम है और इसका VO2 मैक्सिमम भी सबसे कम है. यहाँ पे एथलीट का स्ट्रोक वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, इसी तरह इसका VO2 मैक्सिमम भी सबसे ज्यादा है.
दोबारा रिपीट करती हूँ पॉइंट। हमने ये कहा है कि आपका VO2 मैक्सिमम 3 चीजों पे डिपेंड करता है, स्ट्रोक वॉल्यूम पे, हार्ट रेट पे और AVO2 डिफरेंस पे। इन तीनों में से हार्ट रेट बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं करता, स्ट्रोक वॉल्यूम सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है और AVO2 डिफरेंस उससे थोड़ा सा कम कंट्रीब्यूट करता है। किसमें कंट्रीब्यूट करता है? आपके VO2 मैक्सिमम के अंदर या फिर आपकी एरोबिक कैपेसिटी के अंदर। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम को, जो कि ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। ये स्ट्रोक वॉल्यूम आप लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगी। इस डायग्राम को देख लेते हैं, समराइज किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले स्ट्रोक वॉल्यूम है ऊपर। स्ट्रोक वॉल्यूम 3 चीजों पे डिपेंड करता है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम पे, कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे, मायोकार्डियम की कॉन्ट्रैक्टिलिटी की बात कर रहे हैं, और तीसरी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे। ठीक है, ये ऊपर वाला एरो क्या शो कर रहा है? इस एरो का क्या मतलब है? ये जो ऊपर जा रहा है कि इंक्रीज कर रहा है। हाँ, क्या इंक्रीज कर रहा है यहाँ पर? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। यस, इसका मतलब ये शो कर रहा है कि जितना EDV ज्यादा होगा या जितना एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा होगा, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम को क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। ये भी उतना ज्यादा होगा। ठीक है, अब ये जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है, ये फर्दर 3 चीजों पे डिपेंड करता है, आपके प्लाज्मा वॉल्यूम पे, आपके वीनस रिटर्न पे और आपके वेंट्रिकल के वॉल्यूम पे। आपके वेंट्रिकल में जितना वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होगा, राइट। आपके मसल्स में से जितना ज्यादा वीनस रिटर्न होगा हार्ट की तरफ, हार्ट के अंदर उतना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ब्लड कलेक्ट होगा, राइट। आपके बॉडी के अंदर ओवरऑल जितना ज्यादा प्लाज्मा वॉल्यूम होगा, आपके हार्ट के अंदर फिलिंग उतनी ज्यादा होगी। मुझे बताएं, डायस्टोलिक फेज कौन सा होता है? रिलैक्सेशन फेज होता है या कॉन्ट्रैक्शन फेज होता है? रिलैक्सेशन फेज। रिफिलिंग होती है मैम। हाँ, रिलैक्सेशन फेज या फिलिंग फेज एक ही बात है। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम उतना ज्यादा होगा अगर आपकी बॉडी के अंदर प्लाज्मा वॉल्यूम ज्यादा है, आपकी बॉडी में वीनस रिटर्न ज्यादा है, या आपके वेंट्रिकल में वॉल्यूम ज्यादा है। ये तीनों चीजें अगर ज्यादा होंगी, आपका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा होगा, और अगर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा होगा तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। दूसरा फैक्टर क्या है? कॉन्ट्रैक्टिलिटी का। कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या शो कर रही है? स्ट्रोक वॉल्यूम के साथ डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है मैम। डायरेक्ट रिलेशन का क्या मतलब है, ये भी बताओ। कि मैम जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज्यादा होगी तो स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। यस, जितना ज्यादा आपका हार्ट का मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा या जितनी पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन करेगा, उतना ज्यादा आपका स्ट्रोक वॉल्यूम होगा, राइट। तीसरी चीज है हमारे पास पेरिफेरल रेजिस्टेंस। इसमें एरो की डायरेक्शन डिफरेंट है। अब ये एरो क्या शो कर रहा है? मैम इनवर्स शो कर रहा है। इनवर्स का क्या मतलब हुआ? कि जितनी पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा। टोटल पेरिफेरल जो होगा कम होगा, उतना स्ट्रोक ज्यादा होगा। ऐसे बिल्कुल इनवर्स रिलेशन है। जितनी पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उतना आपका स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा। पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या है कि आर्टरीज के अंदर जितनी रेजिस्टेंस है, स्ट्रोक वॉल्यूम ने उसके अगेंस्ट काम करना है ना। ये रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी आपका स्ट्रोक वॉल्यूम उतना कम हो जाएगा, या ये रेजिस्टेंस जितनी कम होगी आपका स्ट्रोक वॉल्यूम उतना ज्यादा होगा। स्ट्रोक वॉल्यूम के फैक्टर्स क्लियर है? दोबारा करने की जरूरत है? नो मैम। नो मैम क्लियर है। ठीक है, अब ये पिछली 2 स्लाइड्स मैंने नहीं रीड की, उनके अंदर यही लिखा है जो इस डायग्राम के अंदर समराइज किया हुआ है। ठीक है, वो आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि why do some individuals have high VO2 maximum values without even training। मतलब कि एक एग्जांपल उन्होंने दी कि एक वो इंसान है जो जिसकी VO2 मैक्सिमम है और वो ट्रेनिंग करता है और उसका VO2 मैक्सिमम कितना है? 65 ऑलमोस्ट। लेकिन वो इंडिविजुअल जिसका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उसका VO2 मैक्सिमम कितना है? 46। मतलब कि कम तो इसका भी नहीं है, सेडेंटरी वाले का भी बिल्कुल 0, ये ऐसी हालत तो इसकी भी खराब नहीं है, कुछ गुजारा तो इसका भी है, लेकिन ये ट्रेनिंग नहीं करता। इसका आंसर आप लोग मुझे दें, इस क्वेश्चन का आंसर। जेनेटिक कॉज है। यस एग्जैक्टली। आपके बाकी अगर ट्रेनिंग जितने डिसाइड करेगी, ट्रेनिंग की वजह से इतना फर्क आ गया। ये जो बाकी फर्क है 46 कैसे आया, वो उसके सिर्फ और सिर्फ उसका जेनेटिक मेकअप। ठीक है, ये पॉइंट है कि हाई VO2 मैक्सिमम है। बेसिकली VO2 मैक्सिमम डिपेंड करता है ना कार्डियक आउटपुट पे, और कार्डियक आउटपुट फर्दर आगे स्ट्रोक वॉल्यूम पे और
आपके टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे। तो आपका जेनेटिक मेकअप, अगर किसी इंडिविजुअल का जेनेटिक मेकअप उसका स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो उसका जो VO2 मैक्सिमम है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जीन्स अगर आपका AVO2 डिफरेंस इंक्रीज करती हैं, इन तीनों चीजों में से, हार्ट रेट में से, AVO2 डिफरेंस में से और स्ट्रोक वॉल्यूम में से, सबसे ज्यादा जो फर्क डालता है वो स्ट्रोक वॉल्यूम। तो अगर आपका जेनेटिक मेकअप स्ट्रोक वॉल्यूम को पहले ही ज्यादा कर रहा है तो फिर आपका जो VO2 मैक्सिमम है या जो आपकी एरोबिक कैपेसिटी है वो भी ज्यादा होगी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? जी मैम। आपका लेक्चर बस इतना ही था। कोई क्वेश्चन ऐसे रिलेटेड तो मुझे बता दो, या कोई टॉपिक रिपीट करना है तो बता दो। मैम स्टार्ट वाला कर दें थोड़ा सा, हाथ वाली। स्टार्ट में कहाँ से, कौन सी वाली स्लाइड? ट्रेनिंग वाली? यस मैम, वो जो 3 ट्रेनिंग्स बताएं। ठीक है, 3 ट्रेनिंग्स बताई थी, मैं बता देती हूँ। देयर आर 3 प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग: प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड ये कहता है कि जितनी ज्यादा ट्रेनिंग आप, अगर आप ट्रेनिंग का इफेक्ट लेना चाहते हैं ज्यादा, तो आपको सिस्टम को ओवरलोड करना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी ये कहता है कि जो स्पेसिफिक एक्सरसाइज आप किसी स्पेसिफिक टारगेट को ज़हन में रख के करवाएंगे, उसके अंदर रिजल्ट्स आपको उसी चीज से रिलेटेड मिलेंगे, कोई और रिजल्ट नहीं आएगा। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये कहता है कि जो भी गेन्स आपने एक्सरसाइज से हासिल किए थे, अगर आप एक्सरसाइज छोड़ दें या आप ओवरलोड को रिमूव कर दें तो आपके वो सारे गेन्स खत्म हो जाएंगे। ये 3 प्रिंसिपल्स थे। हलीमा, आपका क्वेश्चन ये था, हलीमा का क्वेश्चन ये था कि जी फार्मूला रिपीट कर दें। बेटा फार्मूला VO2 मैक्सिमम का था ना, उसके 2 फार्मूलाज, 2 एक्सटेंशंस थी, लिख लो, मैं बताती हूँ। VO2 मैक्सिमम इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय द AVO2 डिफरेंस, आर्टेरियोवेनस डिफरेंस। दूसरा फार्मूला था VO2 मैक्सिमम इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय AVO2 डिफरेंस। ठीक है, ये फार्मूला था। अनुषा, आपका क्वेश्चन था कि एथलीट्स और नॉर्मल इंडिविजुअल्स में सेडेंटरी लाइफस्टाइल का कुछ बताया था, वो रिपीट कर दें। बिल्कुल, एथलीट्स और नॉर्मल इंडिविजुअल्स में आप ऐसा करो, ऐसे अंडरस्टैंड करो कि 3 टाइप की पॉपुलेशंस हैं: सेडेंटरी इंडिविजुअल, नॉर्मली एक्टिव इंडिविजुअल और तीसरा एथलीट। फिजिकल एक्टिविटी की बेस पे डिवाइड किए हैं। सेडेंटरी इंडिविजुअल वो है जिसकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल कम है, वो एक्सरसाइज नहीं करता। नॉर्मली एक्टिव इंडिविजुअल वो है जो कि एक्सरसाइजेस करता है लेकिन बहुत ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करता, ये ट्रेनिंग नहीं करता, या आपके ऐसे कहें कि किसी स्पोर्ट्स में पार्ट नहीं लेता। एथलीट वो है जो कि ट्रेन है, रेगुलर ट्रेनिंग करता है, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है और अपनी बॉडी को रेगुलरली एंगेज करता है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। ये डिफरेंस आती है। और कोई क्वेश्चन? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम लेक्चर बस कंप्लीट करते हैं। घंटा पूरा हो गया है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगी इंशाल्लाह। आप तब तक अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी, और थोड़ा सा पढ़ा लें। ये ना हो कि एकदम से एग्जाम आए यूनिवर्सिटी जाके और फिर परेशान हो। मैं नेक्स्ट लेक्चर में सुनूंगी, ये वाला रीड करके आइएगा।